सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रेड डेविल ब्रो। गाइस, आप लोग को तो पता ही होगा कि इस वर्ल्ड कप के बीच एक रोनाल्डो के ऊपर एक बहुत ही बड़ा एक न्यूज़ आया है, और इसके ऊपर हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। और गाइस, आज के बहुत सारे अच्छे मैच भी हुए, उसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सो रेड डेविल, वो आपको तो पता ही होगा कि रोनाल्डो के ऊपर एक बहुत बड़ा न्यूज सामने आया है 2 दिन पहले, रोनाल्डो के ट्रांसफर रिलेटेड। तो आप इस बारे में कुछ बताइए। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलना चाहूंगा कि रोनाल्डो के ऊपर से कभी भी स्पॉटलाइट हटेगा नहीं। एक वर्ल्ड कप के दौरान भी एक बहुत बड़ी न्यूज आई है सामने कि रोनाल्डो ने उस एक्सप्लोसिव इंटरव्यू के बाद रोनाल्डो का और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रोनाल्डो का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो म्यूचुअल एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया गया है। एंड नाउ ऑफिशियली रोनाल्डो किसी भी क्लब के प्लेयर नहीं है, वो एक फ्री 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 एजेंट है अभी। एजेंट। एट द प्रेजेंट मोमेंट वो एक फ्री एजेंट है। और ये देखना पड़ेगा कि जनवरी जो विंटर ट्रांसफर विंडो आ रहा है उसमें रोनाल्डो किस ओर जाएंगे, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। न्यूज ऐसी आ रही है कि चेल्सी जा सकते हैं या फिर पीएसजी भी जा सकते हैं। और एक उड़ती उड़ती खबर ये भी आई है कि अल हिलाल जो सऊदी अरब के क्लब है वो भी रोनाल्डो को लाने की टारगेट कर रहे हैं। तो विंटर विंडो जो होगा ट्रांसफर, वो एक बहुत ही रोनाल्डो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट विंडो होगा। देखना पड़ेगा कि रोनाल्डो कहाँ जाते हैं। तो फ्यूचर, मतलब जो फ्यूचर है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है रोनाल्डो के लिए। अच्छा, तो चलिए गाइस, अब थोड़ा वर्ल्ड कप की ओर थोड़ा बढ़ते हैं हम लोग। रेड डेविल ब्रो, आप कुछ बताइए। इस वर्ल्ड कप में एशियन टीम्स काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, तो आपको क्या लगता है इस फॉर्म के ऊपर भाई एशियन टीम्स के? भाई एशियन टीम फाड़ रही है एशियन टीम। सऊदी अरब हमने 2 दिन पहले देखा, अर्जेंटीना को हराया। भाई एशियन टीम लाजवाब खेल रही है। और मुझे लगता है कि इंडिया, फिर पाकिस्तान या फिर श्रीलंका, बांग्लादेश, जो साउथ सब कॉन्टिनेंट के जो कंट्रीज है, उन्हें जापान से और सऊदी अरब जैसे टीम से उनका केस स्टडी करना चाहिए और उनसे सीख लेनी चाहिए कि हाउ टू डेवलप आवर फुटबॉल मेंटेलिटी, हाउ टू इम्प्रूव दैट। ये सीखना बहुत जरूरी है सऊदी अरब और जापान जैसी टीमों से। भाई बहुत अच्छा खेल रही है एशियन टीम्स, और एज एन एशियन बहुत प्राउड फील हो रहा है। तो चलिए गाइस, अब मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, जो कि है कल के मैच के ऊपर, जो कि था आपका जर्मनी और जापान का मैच के ऊपर हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि कैसा रहा ये मैच। तो गाइस, आपको तो पता ही होगा कि जर्मनी 2-1 के स्कोर लाइन से हार गई ये मैच। बट अगर हम लोग इस मैच के थोड़ा एनालिसिस करें, इस मैच पे हम लोग को दिखेगा कि जर्मनी फर्स्ट हाफ में पूरा डोमिनेंस दिखाई, बट सेकेंड हाफ में पूरा उल्टा पड़ गया। जर्मनी सेकंड हाफ में ज्यादा खेल नहीं पाई, पूरा काउंटर में हिट करने का कोशिश कर रही थी। बट सेकंड हाफ में पूरा जापान का डोमिनेंस दिखा। फर्स्ट हाफ में अगर हम लोग बात करें तो जापान का ज्यादा उतना अच्छा खेल नहीं पा रही थी, बट सेकंड हाफ में जापान पूरा डोमिनेंस दिखाई अपना। फिर दो 2-1 के स्कोर लाइन से जीत भी गई ये लोग। तो हेड्स ऑफ टू जापान। तो डेल ब्रो, आपने तो ये मैच देखा ही होगा, तो आप कुछ बताइए इस मैच के ऊपर। देखो, इस मैच की बात करने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि पहले जापान ने जर्मनी को मैच में धोया, और फिर जापान के जो फैंस है उन्होंने पूरे स्टेडियम को अच्छे से साफ किया और फिर गए। तो इससे जापान के कल्चर, उनके हार्डवर्क का पता चलता है, वो कितने डिसिप्लिन है ये पता चलता है। और एकदम। जापान की जो टीम थी ना, वो भी बिल्कुल ऐसी थी, हार्ड वर्किंग एंड डिसिप्लिन। फर्स्ट हाफ जापान का उतना अच्छा नहीं रहा। पूरे मैच में जर्मनी का ही मतलब दबदबा रहा। जब जर्मनी ने बहुत अच्छे से मैच को खेला, उनका अगर आप देखें तो 74% पोजीशन था, वही जापान का 26% पोजीशन था। और 28 शॉट लिए जर्मनी ने, जिसमें से 9 ऑन टारगेट था। लेकिन फर्स्ट हाफ में गुंडोगन का एक पेनल्टी मिला और वो 1-0 का लीड ले लिए थे फर्स्ट, मतलब हाफ टाइम के पहले। लेकिन सेकंड हाफ ने जर्मनी, सॉरी, जापान के जो कोच थे उन्होंने थोड़ा सा टैक्टिकल चेंज किया। उन्होंने क्या किया, अपना फॉर्मेशन चेंज कर दिया। पहले वो बैक 4 लेके खेल रहे थे, लेकिन आफ्टर हाफ टाइम वो बैक 3 में गए और 3 विंगर्स, पेसी विंगर्स उन्होंने अप फ्रंट रखा। ठीक है, मिनामिनो, आसानो और मिटोमो। मिटोमो हमें सबको पता है ब्राइटन में कितना अच्छा सीजन जा रहा है उनका, बहुत ही पेसी विंगर्स है। और उन पेसी विंगर के साथ जो जर्मनी के 3 सेंट्रल डिफेंडर थे, सूले, फिर रूडिगर और स्लॉटेनबर्ग, वो डील नहीं कर पाए।
और बस सेकंड गोल में हम लोगों ने देखा कि स्लॉटेनबर्ग जो लॉन्ग बॉल खेला था जापान ने, उसको बिल्कुल डील नहीं कर पाए, और जो हमारे आसानो थे वो बॉल को कंट्रोल किया और एक फर्स्ट पोस्ट पोस्ट में एक ब्यूटीफुल फिनिश किया, और जापान ने वो मैच 2-1 से जीता है। लास्ट के 10 15 20 मिनट तो जापान ने पूरा डोमिनेट किया है, और बिल्कुल मतलब जर्मनी को लास्ट के 15 और 20 मिनट देखे ना, पूरा आउटप्ले किया है। तो हैट्स ऑफ टू जापान, क्रेडिट टू जापान, और बहुत बढ़िया खेली। एंड फिर से मैं एक ही बात बोलूंगा, प्राउड मोमेंट फॉर एवरी एशियन। अच्छा, तो चलिए गाइस नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हुआ था आपका स्पेन और कोस्टारिका। तो इस मैच में हम लोग क्या ही बात करें। इस मैच का स्कोर लाइन सबको पता ही होगा कि स्पेन 7-0 के स्कोर लाइन से जीती ये मैच। तो गाइस आप लोग को तो देख ही सकते हैं कि कंप्लीट डोमिनेंस रहा स्पेन का। और एक स्टैट निखर के आ रही थी कि स्पेन इस मैच में वह 1000 से भी ज्यादा पास कंप्लीट की, 1000 प्लस पासेस कंप्लीटेड। और इसमें बुस्केट्स का अकेले का ही 100 पासेस था, 100 से ज्यादा ही था, आई थिंक 100 प्लस पासेस कंप्लीट था। तो इससे हम लोग को पता ही चल रहा है कि पूरा कंप्लीट डोमिनेंस दिखा स्पेन का। और स्पेशली अगर अब आप पोजीशन अगर देखें इस मैच का, तो कोस्टारिका का सिर्फ 15% पोजीशन था इस मैच में। तो फुल कंप्लीट डोमिनेंस स्पेन की तरफ से। और ऐसा लग रहा था कि 2010 का स्पेन थोड़ा निखर के आ रही थी स्पेन में। तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन था स्पेन का। तो रेड डेविल ब्रो आप कुछ बताइए इस मैच के ऊपर, स्पेन और कोस्टारिका। भाई इस मैच को मैं क्या ही बोलूं, मतलब भाई कि कोस्टारिका ने एक शॉट नहीं मारा, एक शॉट, मतलब इतना खराब खेली कोस्टारिका। और हम लोग दूसरे ही एंड में ये भी बोल सकते हैं कि स्पेन कितना बढ़िया खेली। मतलब आप सोच सकते हैं कि जब स्पेन के टीम में क्या बोलते हैं आपका सर्जियो बुस्केट्स एंड उसके साथ रॉड्री रॉड्री एज अ सेंट्रल डिफेंडर खेल रहे थे, तो इससे पता चलता है कि मतलब कितना कंट्रोल में है स्पेन। स्पेन के जो कोच थे लुइस एनरिकेस, तो सब लोग सोच रहे थे कि उनका जो सिलेक्शन है वो सही नहीं है, थोड़ा बार्सिलोना 22 बेस्ड मतलब उन्होंने स्क्वाड लिया है। लेकिन भाई सबको उसने गलत साबित कर दिया और 7 गोल मारा। एज अ ब्राजीलियन फैन मुझे वो 7-1 जो जर्मनी ने ब्राजील को धोया था 2014 वर्ल्ड कप में, उसकी थोड़ी सी याद आ गई। फिर मैंने अपने इमोशन को कंट्रोल किया। मतलब एवरी वन वॉज टॉप नॉच फॉर स्पेन। और खासकर बात होगी सर्जियो बुस्केट की, भाई वो बंदा कितना कंपोज्ड है। दो उसको रिसेंट टाइम में उसको बहुत क्रिटिसिज्म मिली है, लेकिन मतलब उस जैसा बंदा ना, वो एक मतलब प्राइसलेस प्लेयर है। उसका मतलब कोई प्राइस नहीं है, वो बहुत वैल्यूएबल प्लेयर है, वो किसी भी टीम के लिए खेले। एट दिस एज ऑल्सो ही इज डूइंग ग्रेट। और जैसे कि लुइस एनरिक ने कहा कि मैं चाहता हूं कि वो 2026 का वर्ल्ड कप भी खेले, तो इससे पता चलता है कि लुइस एनरिक कितना प्यार करते हैं। अच्छा, तो गाइस चलिए नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़ते हैं, जो कि था, ओ माय गॉड, ब्लॉकबस्टर मैच था, ब्लॉकबस्टर, जो कि मैच था पोर्तुगल और घाना के बीच। तो ये मैच क्या ही बोले गाइस, वन ऑफ द बेस्ट मैच था इस वर्ल्ड कप में अभी तक। तो गाइस इस मैच का स्कोर लाइन आप सभी को पता ही होगा कि 3-2 के स्कोर लाइन से पोर्तुगल जीती। और रोनाल्डो फर्स्ट एवर ऐसे प्लेयर हुए जो 5 वर्ल्ड कप में स्कोर किए हैं। और ये एकमात्र ऐसा ही प्लेयर है, सिर्फ रोनाल्डो ही। तो ये ग्रेट कंप्लीट मतलब ग्रेट अचीवमेंट। ग्रेट अचीवमेंट है ये रोनाल्डो के लिए। तो चलिए इस मैच के थोड़ा एनालिसिस करते हैं इस मैच का। तो इस मैच में स्कोर लाइन से आपको पता ही चल रहा होगा कि कितना क्रेजी मैच रहा था ये। तो इस मैच में बहुत ही अच्छा मैच हुआ, टॉप सीटर भी रहा पूरा मैच, खासकर सेकेंड हाफ में। सेकेंड हाफ में तो ये एक गोल दे रही है, ये एक गोल दे रही है भाई, कंप्लीट टॉप सीटर भी मैच रहा। ये एक गोल दे रही है, ये एक गोल दे रही है, मतलब मजा ही आ गया पूरा मैच में। तो रेड डेल ब्रो आप कुछ बताइए इस मैच के ऊपर। देखो मैच का जो फर्स्ट हाफ स्टार्ट हुआ तो उतना कुछ बोरिंग था मैं बोलूंगा। बस वही पोर्तुगल को और रोनाल्डो को एक चांस मिला था, बट रोनाल्डो का टच अच्छा नहीं था, और जिसे गोलकीपर आए और सेव कर लिया वो शॉट रोनाल्डो का। लेकिन सेकेंड हाफ में असली मैच शुरू हुआ, और मुझे लगता है कि ये इस फीफा वर्ल्ड कप का सबसे बेस्ट सेकेंड हाफ था। 5 गोल एक हाफ में हमें देखने को मिले। पोर्चुगल का बहुत ही अच्छा तीनों गोल मारा। पहला तो पेनल्टी था, हाँ थोड़ा डिबेटेबल था कि वो पेनल्टी था या नहीं था, लेकिन उसके कुछ देर बाद ही घाना ने इक्वलाइज किया।
और घाना का जो दोनों गोल आया ना, उसमें जाओ कैंसेलो बहुत पुअर डिफेंडिंग किए, बहुत पुअर डिफेंडिंग किए। ठीक है, मतलब अभी यहाँ पे दूसरा कोई डिफेंडर होता तो उनके नाम पे मीम्स बन जाता, लेकिन कैंसेलो का भी जो डिफेंडिंग था बहुत पुअर था दोनों खासकर गोल में। ट्रेंट घाना, आर्नल्ड अगर हाँ, होते अगर तो। ट्रेंट होते उस जगह पे तो ट्रेंट के ऊपर मीम्स बन जाते। ठीक है, तो लेकिन जाओ कैंसेलो बहुत खराब डिफेंडिंग की और 2 गोल घाना ने स्कोर किया। और लास्ट जो सेकंड गोल घाना ने स्कोर किया था, उसके बाद तो उनका जो गोल स्कोरर था बुकारी, वो रोनाल्डो का सेलिब्रेशन कर रहे थे, तो दैट वाज क्रेजी। रोनाल्डो के सामने रोनाल्डो का सेलिब्रेशन कर रहे थे वो। ठीक है, लेकिन मेरे को लगता है कि आज ब्रूनो का टॉप परफॉर्मेंस था। ब्रूनो ने बता दिया कि नो वो डाउट कितने अबाउट दैट। इम्पैक्टफुल प्लेयर है। ठीक है, वो पूरा गेम हक सकते हैं, लेकिन वो जो क्रूशियल पासेस निकालते हैं ना टीम के लिए, वो किलर पासेस है, उनका इंस्टिंक्ट किलर है। और एज ए यूनाइटेड फैन भाई, ब्रूनो का जो परफॉर्मेंस था, आई एम रियली हैप्पी ब्रूनो के परफॉर्मेंस से। लेकिन हाँ, कुछ इस मैच में पोर्चुगल के भी कुछ कुछ इश्यूज आई। नंबर 1, लास्ट के कुछ मिनट्स बहुत ही नर्वस थे। हमने लास्ट के कुछ मिनट में देखा डिएगो कोस्टा जो पोर्चुगल के गोलकीपर थे, उनकी गलती हो गई थोड़ा, जिससे गोल खा सकते थे वो लोग, लेकिन लकीली ये उतना हार्म नहीं किया पोर्चुगल को। और कहूंगा पोर्चुगल का एक ये जो पहला गेम होता है ना, इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस यही होता है कि अगर आप ये पहला गेम जीत जाओ ना, तो आपको मोमेंटम मिलती है और आप एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है आपके। और गिवन दैट जो इस ग्रुप में जो दूसरा गेम था आपका यूरुग्वाई और कोरिया का, वो भी ड्रॉ हो गया, तो पोर्चुगल इस विन के साथ फर्स्ट ग्रुप के फर्स्ट पोजीशन में फिर अभी टॉप तक ऑफ है। द टेबल। हाँ, टॉप ऑफ द टेबल पे है, जो कि उनके लिए बहुत अच्छी बात है। उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, उनका मोरल बूस्ट करेगा। लेकिन हाँ, कुछ इशू भी है पोर्चुगल का, जो उनको मेरे हिसाब से सही करने चाहिए। जो मेरे को लगता है कि गुरेलो जो लेफ्ट बैक है, वो पूरे गेम में ऑफ रहे, उनको मतलब इनविजिबल थे पूरा मैच में। ठीक है, और वही अगर कैंसेलो की बात करें तो कैंसेलो, हाँ, राइट विंग पे विथ मेंटेन कर रहे थे, लेकिन वैसा कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाए। तो पोर्चुगल की भी कुछ इश्यूज है, लेकिन ब्रूनो फर्नांडिस वाज वेरी गुड, जाओ फेलिक्स वाज आल्सो वेरी गुड। और एट लास्ट पोर्चुगल ने 3-2 के मार्जिन से ये मैच जीता, लेकिन ये मैच इजी नहीं था, बहुत ही हम्म। डिफिकल्ट मैच था पोर्चुगल के लिए, बट वो लोग 3-2 के मार्जिन से इस मैच को जीते। एंड बहुत ही इंटरटेनिंग गेम था। अच्छा, तो चलिए गाइस, यही था आज का वीडियो। होप गाइस आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। तो तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट। If you wanna turn it on, go get a light.